बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने किताबों की रिव्यू की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम उन किताबों को डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान को बदलने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कम्पटिटिव एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से अहम है। आज जिस किताब को हम डिस्कस करेंगे उस किताब का नाम है द डिवाइड बाय जेसन हैकल। ये किताब जो है, ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, ये इस मौजू के ऊपर लिखी गई एक किताब है। इस मौजू के ऊपर जैसे कि आपको पता है कि बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ये किताब जेसन हैकल जिस एंगल से इस प्रॉब्लम को देखता है, इसकी जो काजेज़ डिटर्मिन करता है और इसके जो सॉल्यूशन देता है, इस हवाले से ये किताब बहुत ही मुनफरिद किताब है। ये एंगल, ये पर्सपेक्टिव, ये पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रॉब्लम को देखने का और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इससे पहले किसी भी ऑथर का नहीं था, नहीं रहा। अब ये किताब जो डील करती है, ये जेसन हैकल के मुताबिक ये जो हमारी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, उसके मुताबिक ये है कि ये इस वजह से है कि जो ग्लोबल साउथ के अंदर रहने वाले कैपिटलिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो और उनका जो माशी मॉडल है कैपिटलिज्म का, वो इसकी असल ज़िम्मेदार है। और इसको ठीक करने का तरीका है डी ग्रोथ का और डी कमोडिटाइजेशन का। डी ग्रोथ जैसे आपको ये इस वर्ड से लग रहा है, ये फिनोमिनन इससे टोटली डिफरेंट है। इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जेसन हैकल जो है वो डी ग्रोथ से मुराद क्या लेता है। जेसन हैकल ये कहता है कि अगर ये दुनिया 3 डिग्री के अंदर चली जाती है तो दुनिया से तकरीबन 30 से 50% जो हयात है, जो स्पीशीज़ हैं, वो एक्सटेंड कर जाएंगे। सेकंड, वो ये कहता है कि इस सेंचुरी के अंदर जो स्टॉपल क्रॉप्स हैं, उनकी जो यील्ड है, उनकी जो पैदावार है, वो 30% के करीब कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ वो ये कहता है कि ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हुआ है, इसकी वजह से इस सेंचुरी के अंदर तकरीबन 1.25 अरब के करीब जो लोग हैं वो डिस्प्लेस होंगे। और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से नई फैशिस्ट रजीम इमर्ज करेंगी और इसकी वजह से नए पॉलिटिकल अलायंसेस डेवलप होंगे और पॉलिटिकल क्यास दुनिया के अंदर बढ़ेगा। पॉलिटिकल क्यास और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दुनिया के अंदर बढ़ेगी। वो ये कहता है कि ये जो एक्सटेंशन है, हयात की एक्सटेंशन है, स्पीशीज़ की एक्सटेंशन है, इसकी जो पेस है वो 1000 टाइम इंक्रीज़ की है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इसके बाद वो जो डिस्कशन को आगे लेके चलता है तो कहता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की एक डिस्टिंक्शन, एक सेग्रीगेशन क्रिएट करता है। वो जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जो आपके अमीर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो रहते हैं और ग्लोबल साउथ के अंदर आपके जो ओवर पॉपुलेटेड और जो गरीब कंपैरेटिवली मुल्क हैं वो रहते हैं। वो ये कहता है कि ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और यूरोप के ममालिक इसके अंदर आते हैं। ग्लोबल साउथ के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फ़िलिपाइंस, अंगोला, कीनिया, अर्जेंटीना, बोलिविया, ये इस तरह के मुल्क एंड एट्सेट्रा, इस तरह के मुल्क इसके अंदर शामिल हैं। वो ये कहता है कि ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जो मुल्क हैं, जो कैपिटलिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं 92% जो कार्बन एमिशन है उसके ज़िम्मेदार ये मुल्क हैं 92%। और सिर्फ 8% जो ग्लोबल एमिशन है उसके ज़िम्मेदार ग्लोबल साउथ में रहने वाले कंट्रीज़ हैं। लेकिन वो ये कहता है कि चूँकि इन मुल्कों का जो ग्लोबल नॉर्थ के अंदर रहने वाले अमीर कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, ये ग्लोबल साउथ के जो ममालिक हैं उन ममालिक के रिसोर्सेज को, एनर्जी को और उनकी कम्युनिटीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक्सप्लॉइट किस लिए करते हैं? ताकि इनका जो कैपिटलिज्म का एक एक्सपेंशनरी सिस्टम है, ये अपनी उस एक्सपेंशन और उस जो तरक्की है उसको कैरी ऑन कर सके। जब वो कैपिटलिज्म की बात करता है तो वो ये कहता है कि अगर कैपिटलिज्म से मुराद ये आप ले रहे हैं कि मैं जो है वो मार्केट्स के, मैं ट्रेड के, मैं बिज़नेस के ख़िलाफ़ हूँ, कहता है ऐसा नहीं है। कहते ये चीज़ें 1000 साल से इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं।
कहता है कि वो कहता है कि मैं जो ख़िलाफ़ हूँ वो ये है कि जो कैपिटलिज़्म एज अ सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, ये एक्सपेंशनरी सिस्टम है। ये एक परपैचुअल ग्रोथ के ऊपर यकीन रखता है, ये लगातार तरक्की, लगातार ग्रोथ के ऊपर यकीन रखता है, और अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो वो ये कहता है कि अगर दुनिया जो है वो 3% जीडीपी के हिसाब से ग्रो करे तो 20 साल के अंदर दुनिया की मईशत जो है वो डबल हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि कुछ मुल्क 7% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, कुछ 5 के, कुछ 4 के, कुछ 3 के। तो कहता है इस वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो आपकी ग्रोथ की पेस है वो कितनी ज़्यादा है। और वो कहता है कि इस ग्रोथ की पेस को आप मैनेज कर ही नहीं सकते। इस ग्रोथ की पेस को मैनेज करना रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से तकरीबन इम्पॉसिबल है। विली निली इन मुल्कों को जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से दोबारा इस एनर्जी की तरफ भी आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये वो कैपिटलिज्म के बारे में कहता है। हमने पहले इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की कि वो कहता है कि कितना बड़ा ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, कितना बड़ा थ्रेट काज कर रहे हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। फिर हमने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की वो जो सेग्रीगेशन करता है उसके ऊपर बात की। फिर उनका जो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है वो उसके ऊपर किस तरह से तनकीद करता है, हम लोगों ने उसके ऊपर बात की। फिर वो ये कहता है कि हमें जो है वो डी ग्रोथ की तरफ आना चाहिए। डी ग्रोथ से मुराद वो ये लेता है कि अननेसेसरी पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो है, ऐसी इकोनॉमी का वो हिस्सा इन ग्लोबल नॉर्थ में रहने वाले तरक्की याफ्ता मुल्कों का जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे वो कहता है कि आर्म्स हैं, जैसे एम्युनिशंस हैं, जैसे प्राइवेट जेट्स हैं, जैसे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है। इस तरह के एरियाज़ आपकी इकोनॉमी के जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। वो कहता है कि इनको आप ट्रिम डाउन करते हैं। लेकिन वो कहता है कि इससे हो सकता है कि आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आए कि इनको ट्रिम डाउन करने से क्या है कि दुनिया के अंदर तरक्की रुक जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, दुनिया तरक्की नहीं करेगी, आगे नहीं जाएगी, और ये सारी चीज़ें। वो इससे डिसएग्री करता है यहाँ पे। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इस वजह से कहता है, आपको लगता है कि आपने जीडीपी को ओवरऑल एक गलतुल आम कर दिया है। उसके मुताबिक आपने गलतुल आम कर दिया है कि जीडीपी जो है वो एक मेजरमेंट है, एक बैरोमीटर है ह्यूमन वेल बीइंग को जज करने का, कि जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उससे मुराद हम ये लेंगे कि उतनी ज़्यादा ह्यूमन वेल बीइंग होगी। हालांकि वो कहता है कि ये जो जीडीपी है ये एक छोटी टाइनी कैपिटलिस्ट एलीट को अमीर करती है, ओवरऑल मैसेज के ऊपर इसका असर इतना ज़्यादा नहीं जाता। जब ओवरऑल मैसेज के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं जाता तो वो यहाँ पे एग्जांपल देता है अमेरिका की और कोस्टारिका की। वो कहता है कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे बड़ी मईशत उसकी है। वो कहता है कि $60,000 पर कैपिटा इनकम है उसकी। कहता है जो कोस्टारिका है उसकी जो जीडीपी है वो 80% कम है अमेरिका से। लेकिन अगर आप उसका एजुकेशन देखें, अगर आप उसकी यूनिवर्सल हेल्थ देखें, अगर आप उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, अगर आप उसमें का हैप्पीनेस इंडेक्स देखें, अगर आप उसके बाकी सोशल इंडिकेटर्स देखें, तो वो अमेरिका से फार अवे बेटर है। तो वो कहता है कि बेसिक वो कैसे हुआ, वो इस वजह से हुआ कि वो इस वक्त हो सकता है जब आप जीडीपी को एज ए मेजरमेंट टूल को छोड़ेंगे और आप ऑब्जेक्टिवली आप डिफाइन करेंगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करेंगे कि आप यूनिवर्सल एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव करना चाहते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी को अचीव करना चाहते हैं, आप पब्लिक अच्छी ट्रांसपोर्ट को अचीव करना चाहते हैं, आप क्लीन और रीन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना चाहते हैं। जब आप एंड एटसेट्रा आप जब ऑब्जेक्टिवली इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे तो आप कंपैरेटिवली लेस जीडीपी के साथ भी इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो और कहता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मज़ीद बेहतर की जाएगी तो आप जो अभी की एग्जिस्टिंग दुनिया इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। फिर वो एंड के ऊपर आता है तो वो डी ग्रोथ की बात करता है। डी ग्रोथ के साथ डी कमोडिटाइजेशन की बात करता है। वो कहता है जो ह्यूमन एसेंशियल नीड्स हैं हमें उनको डी कमोडिटाइज करने की ज़रूरत है,
कहता है ये बहुत ही ज़रूरी है। कहता है जब हम ह्यूमन एसेंशियल सर्विसेज को डीकमोडिटाइज कर देंगे तो हम कंपैरेटिवली लेस रिसोर्सेज के साथ भी लोगों को एक डिसेंट लिविंग दे सकेंगे, क्योंकि लोगों की भी जो डिपेंडेंस है वो प्राइवेट इनकम के ऊपर कंपैरेटिवली कम हो जाएगी और उसके बगैर भी वो एक कम प्राइवेट इनकम के साथ भी वो एक डिसेंट लिविंग को मेंटेन कर सकेंगे। तो ये उसकी किताब का एक क्रक्स था जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन मैं इसका काउंटर नैरेटिव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग जेसन हेकल से इख्तलाफ करते हैं वो ये कहते हैं कि पहला इख्तलाफ उनका ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो नैरेटिव, ये जो पर्सपेक्टिव, ये जो सोल्यूशन आपने दिया है, इसको टाउट करना और लोगों को इसके ऊपर कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। जब आप उनको डी ग्रोथ और इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो लोग आसानी से इनके ऊपर इन चीज़ों पे कन्विंस नहीं होंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को टाउट करेगी, जो इस आइडियोलॉजी को टाउट करेगी, वो गैर मकबूल हो जाएगी। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि देखा ये गया है साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में, जब लोगों को अपनी सर्वाइवल के इश्यूज़ बनते हैं तो वो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो हमारे जो अनफेयर ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। और तीसरा एक नैरेटिव ये है कि लोग जेसन हेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते कि हम अगर अगले 10 साल में कार्बन एमिशन को 10% कम करना चाहते हैं और 2050 में इसको ज़ीरो के ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो अगर जेसन हेकल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ये जो तरक्की की रफ्तार है इन मुल्कों की और कैपिटलिज्म की, इस रफ्तार को रीन्यूएबल एनर्जी से मीट नहीं कर सकते, वो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी से हम कार्बन एमिशन को ज़ीरो भी कर सकते हैं, इसको बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं और हम अपनी तरक्की की इस रफ्तार को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की किताब, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दो के थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये किताब थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था जो हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का इशू है, इसको डील करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरा मानना ये है कि अगर हम पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो हम इल्म की रोशनी से, नॉलेज की इनलाइटनमेंट से इसको बदल सकते हैं। तो नॉलेज की इनलाइटनमेंट की तरफ जो इल्म की रोशनी है, ये किताबों के रिव्यू जो हैं उस इल्म की रोशनी की तरफ एक छोटा सा स्टेप हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस कंट्रीब्यूशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, इन रिव्यूज़ को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि हम जल्दी इल्म की रोशनी की तरफ खुद को लेके जाके पाकिस्तान को बदल के तरक्की की मिराज के ऊपर लेके जा सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।